उसको तैयार किया। अब आप इसमें जेड माइनस सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर यानी प्रवेशी और अपगामी सदिश है उसे सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे इसमें कि जो प्रवेशी सदिश है ना, प्रवेशी जो सदिश बनेगा वो क्या है, पाई वन के करस्पॉन्डिंग अल्फा वन। मिनिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 2, ये मिनिमम है, सॉरी माइनस 5m प्लस 2। और ये जो 5m प्लस 2 है ना, ये जो 5m प्लस 2 है ये अल्फा वन के करस्पॉन्डिंग रहेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं अतः प्रवेशी सदिश बराबर अल्फा वन। अभी यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये 1 3/2 और जो 4 है ना, इनमें मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। 1 3/2 4, तो इनमें मिनिमम 1 है और ये इसके 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फा 5 है। तब अपगामी सदिश अपगामी जो सदिश बनेगा वह आएगा अपना अल्फा 5। एक जो मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव, और ये जो मुख्य अवयव है वह बनेगा, इसके ऊपर देखोगे और 1 के सामने ये मुख्य अवयव होगा, तो आपको यहाँ 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको यूं ही लिख देंगे, मुख्य अवयव 1 है। तो फिर सेकंड जो टेबल है द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, ये तैयार करेंगे। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, तो इस सिंप्लेक्स टेबल को भी तैयार करेंगे हम। बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6। ये जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू बन जाएगी यहाँ। सी बी, बी, एक्स बी, बी, सी जे। सी जे की जो वैल्यू है ना वो तो फिक्स रहती है, -2 -1 0 0, -2 -1 0 0, -m। यहाँ देखोगे आपकी जो अपगामी सदिश है डिपार्टिंग वेक्टर वो अल्फा 5 है। ये अल्फा 5 है तो इस 5 वाले के लिए यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, क्योंकि डिपार्टिंग यानी अपगामी जो अल्फा 5 है वो तो निकल गया, तो यहाँ इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। ओके, अब आप देखोगे इसमें अल्फा 5 की जगह अल्फा 1 आ रहा है, तो 5 कहाँ था, 5 ऊपर वाला है ये, तो इस अल्फा 5 की जगह अल्फा 1, तो फिर यहाँ x5 की जगह x1, बाकी का सेम लिखेंगे, -m अल्फा 6 x6 0 अल्फा 4 x4। अल्फा 1 के लिए जो कॉस्ट रहेगी वो है -2। अब टेबल देखेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है, इन जगह 0 बनाते हैं, तो ये 1 बना हुआ है तो इस वाली पंक्ति को यूँ ही लिख देंगे, 1 1 1 1 1 1 0 0, ये निकल ही गया, यहाँ 0। ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो एक बार निकल गया ना आर्टिफिशियल, अरे एम वाला निकल जाता है तो ही छोड़ते हैं, बाकी का और किसी को ना छोड़ना, ठीक है ना, यानी एम वाला निकलता है तो ही इसको खाली छोड़ोगे। ओके, अब देखोगे आप इसमें यहाँ हमें 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है, तो जिस जगह 0 बनाना है, जैसे कि 6 4 3 -1, 6 4 3 -1, 6 4 3 -1 0,
और ये वाली जीरो के लिए सॉल्व नहीं करना, और ये 1। तो इसके साथ में लिखोगे आप 1 1 1 1 1 1 0 0, ये खाली रखना है यहाँ 0। आप देखेंगे कि हमें इस 1 के नीचे 0 लाना है, यहाँ यहाँ हमें 0 बनाना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करें। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 4 0, यहाँ 4 आएगा, 3 में से 4 घटाओगे -1, 0 -1 में 0 घटाओगे -1, यहाँ 0 0 में से 0 घटाया तो 0, ये खाली, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 0, 1 में 0 घटाया 1। ओके, अब आप देखोगे इसमें कि यह बनेगा, ये बन जाएगा अपना 2 0 -1। इसके लिए सॉल्व किया ना, 2 0 -1 -1 0 -1 0, ये खाली है, इसके बाद में है 1। ओके, अब आप देखोगे इसमें दोबारा से कि हमने बीच में जो पंक्ति है ना, इसकी जगह 0 बना दिया। अब लास्ट में ये है ना, यहाँ 1 की जगह 0 और बनाना है, तो 4 1 2 0 1। अब क्या है कि 4 1 2 4 1 2 और यहाँ 0, 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1, इसकी जगह कुछ नहीं, यहाँ 0 0। तो इसमें आपको इस 1 की जगह 0 बनाना है, सीधे ही माइनस कर दो। 4, यहाँ किसी का भी गुणा नहीं करना, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 1 में से 1 0, 2 माइनस 1 करोगे तो प्लस का 1 आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी ये वाला बना 3 0 1 0 1 0, ये बन गया। कैलकुलेशन करें, 0 आएगा 0 आएगा 1 आएगा, 1 में से -2, सॉरी देखिए 0 आएगा 0 आएगा, -2 आएगा, -2 में से -2 घटाओगे तो ये भी 0 बना, ये 0, ये प्लस m बनेगा, प्लस m बना, और ये -2 बना, यानी प्लस, देखो आप, ये प्लस m बना, ये -2 बना, और इसमें से -1 और घटाओगे तो +1 हो जाएगा, यानी m-1 बनाइए, m-1। इसी के साथ ये बन गया 0, यहाँ आया अपने पास ये प्लस m, और ये 0, इस प्लस m में से 0 माइनस करोगे तो ये 0 बना, इसी के साथ ये बना 0, ये फिर -m, ये 0 0 में से 0 घटाया तो 0 आया, ये भी 0, ये -m, और यहाँ ये 0, तो -m में से -m घटाओगे तो क्या आया 0। आप देखेंगे इसमें कि m बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है m, उसमें से एक को कम कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी धनात्मक रहेगी ना। अरे बहुत बड़ी संख्या है m, उसमें से अगर आपने एक को माइनस कर दिया तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब देखो इसमें अभी क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसकी कैलकुलेशन चेक करो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 0 की जगह m होगा, हाँ 0 की जगह क्या होगा, m होगा। ओके, आप देखोगे इसमें, इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये 0 आया, ये 0 आया, ये -2 कैंसिल होकर 0 बना, यहाँ देखोगे 0 आया, यहाँ माइनस माइनस प्लस m हुआ, ये -2 हुआ, तो ये तो सही है। इसको देखोगे आप 0, ये m आएगा, ये 0 आएगा, m में से इसको घटाओगे, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं है, m बना। कोई देखो माइनस की मिस्टेक हुई है, अभी इसको चेक कीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि ये जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकली। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू में जो m है वह एक बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से एक कम कर दिया जाए तो भी क्या है, बहुत बड़ी संख्या होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं इसमें कि ये जो जेड जे माइनस सी जे निकला, क्या निकला, जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकली, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0। किंतु यहाँ देखेंगे टेबल में, ये जो बी है ना, कृत्रिम चर,
अरे ये एम वाली वैल्यू ये सारणी के अंदर है ना, यानी प्रारंभिक आधार में है। प्रारंभिक आधार में ये एम आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि कृत्रिम चर विद्यमान है बी में। अब क्या होता है कि जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसमें कृत्रिम चर होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कृत्रिम चर। कृत्रिम चर निकल जाना चाहिए। अगर ये कृत्रिम चर नहीं निकलता है तो ऐसी कंडीशन को फिर हम अपरिबद्ध हल की कंडीशन कह देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसको? अपरिबद्ध हल। तो यहाँ क्योंकि ये जो कृत्रिम चर है ना एम, देखेंगे टेबल में से नहीं निकल रहा है और ये जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो हल होगा वो अपरिबद्ध हल होगा। किंतु कृत्रिम चर, कृत्रिम चर, देखो टेबल में से कृत्रिम चर सभी निकल जाने चाहिए। ये जो बी है ना, बी प्रारंभिक आधार है, इसमें से कृत्रिम चर निकल जाने चाहिए और जेड जे माइनस सी जे वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ जाना चाहिए। तब इसका जो हल होगा वो इष्टतम हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन जो अब आ रही है, इस तरह की कंडीशन आ जाए ना, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं? अपरिबद्ध हल। किंतु कृत्रिम चर प्रारंभिक आधार में विद्यमान है, किंतु कृत्रिम चर प्रारंभिक आधार में है, तब दी गई समस्या का हल अपरिबद्ध होगा। जैसा कि अभी आप सभी को बताया हमने कि इसके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए आप इसका आंसर ऐसे मैच नहीं करोगे जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, क्वेश्चन में क्या है, इसमें मिस्टेक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर अपरिबद्ध की कंडीशन होगी तो ये बनती है। अब इस पर डिपेंड कुछ और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं, जिसकी टेबल फर्स्ट जो सिंप्लेक्स टेबल होगी ना वहाँ तक आपको करा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम और भी क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके लिए दिया है मिनिमम z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2। प्रतिबंध दे रखे हैं यहाँ 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 27, माइनस x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल -21, और यहाँ x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल 30 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। आप देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट दे रखी हैं यानी प्रतिबंध जो दिए हुए हैं उनमें ये जो दूसरा प्रतिबंध है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 यानी माइनस से गुणा कर दें तो ये ग्रेटर देन इक्वल क्या है? लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है। एक और बात बताएं आपको कि ये जो दे रखा है ना आपके लिए, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। ये यहाँ ग्रेटर देन इक्वल नहीं होता है, यहाँ लेस देन इक्वल आता है क्वेश्चन में। ओके, अब देखो माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, तो ये बदल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल में 21। इस इक्वेशन को हमने इधर लिख दिया है इतना। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बदलोगे। मानक रूप में परिवर्तित करने पर मानक रूप में, और ये जो मैक्सिमम होता है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो मैक्सिमम में बदल जाता है। जेड की जगह जेड डैश करके लिख सकते हो और जेड भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी आप जेड की जगह जेड डैश कर सकते थे। यहाँ -4x1 हो जाएगा ना, मैक्सिमम में बदलोगे तो माइनस का 2x2। अब आप देखेंगे यहाँ जो प्रतिबंध दे रखे हैं उनमें 3x1 प्लस x2, और ये है x1 प्लस x2, और यहाँ x1 प्लस 2x2 इक्वल में
आप देखोगे ये 27 है, 21 है और ये 30। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो इसमें से कुछ कम होगा ना, कम होगा। मान मान लीजिए माइनस का x3 कम हो गया, x3 कम हो गया, तब ये इक्वेशन में बदल गया। और ये इक्वेशन है ना, इसमें भी कुछ कम करना पड़ेगा। x4 कम कर दिया, जैसे कि यहाँ भी मान लीजिए x5 कम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 0x4, 0x3, 0x3, 0x4, 0x5, 0x5। और यहाँ जो x1, x2, x3, x4 और जो x5 है वो सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 हैं। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि अभी कोई भी इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी है। इसमें कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इकाई मैट्रिक्स बन गई सर, -1 0 0, तो -1 इकाई मैट्रिक्स कभी नहीं होती है। अब क्या करेंगे, इसमें कृत्रिम चर इन्वॉल्व करेंगे। कृत्रिम चर जोड़ने पर, कृत्रिम चर जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो ये बनेगा यहाँ मैक्सिमम जेड डैश है। अच्छा देखो, आपने 3 4 5 ऐड किया था ना इनके संगत, यहाँ कॉस्ट देनी पड़ेगी ना 3 4 5 के लिए। तो मैक्सिमम जो जेड डैश है ना, मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -4x1 -2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। ओके, अब इसमें जो प्रतिबंध रहेगा वह बनेगा 3x1 प्लस x2 माइनस x3, 3x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। और यहाँ x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस x5 प्लस 0x5। इसके साथ में ये रहा x1 प्लस 2x2 प्लस का 0x3 प्लस 0x4 माइनस x5। अब ये बन गया, तो ये आएगा। इसमें देखो इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही ना, तो अब आप इसमें अपनी मर्जी से आप चर x3 जोड़ दो, वो x6, 5 के बाद 6, यहाँ 7, यहाँ x8। तो ये जो चर जोड़े हैं आपने, ये कृत्रिम चर कहलाते हैं। इनके लिए यहाँ कॉस्ट देते हैं mx6, mx7, mx8। इक्वल में आएंगे ये, इक्वल में चल रहा है अपने पास 27, 21, 27, 21 और ये 30। यहाँ इनको लिख सकते हो 0x6 प्लस 0x6, यहाँ 0x7 प्लस 0x7, 0x8 प्लस 0x8। और ये जो x1, x2, x3 होते हैं कहाँ तक, x8 तक, सभी ग्रेटर देन इक्वल 0। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट और यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, आज की इस मीटिंग में इतना ही, बस कल जिक्र करेंगे अब आगे।